बायोमॉलिक्यूल में लास्ट लेक्चर हेडिंग डालिए नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसमें बाकी सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, बस उसी को दोबारा इस हेडिंग में रिवाइज किया गया है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी बता दिया गया है, बस केवल एक पॉइंट। तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। जरा इधर देख लें, उसके बाद फिर बना लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है, इसका मतलब एंजाइम में ये जगह एक्टिव साइट है, और मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट की आदत है कि वो जल्दी ही एक्टिव साइट से जाकर के क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। तो बाइंड कर लेते हैं। ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ेंगे, बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें से ये क्या है, ये एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। इधर इधर देख लीजिए। जैसे मान लेते ये एंजाइम की एक्टिव, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। ये ऐसे जुड़ गया है, जुड़ तो गया है लेकिन अभी टाइटली फिट नहीं हुआ है। तो जो एंजाइम है वो अपना शेप चेंज करेगा और शेप चेंज करके अपने आप को अच्छे से फिट कर लेगा। जैसे देखते हैं, ये है एंजाइम की एक्टिव साइट, ये है सबस्ट्रेट, ये ऐसे फिट हो गया, जुड़ तो गया लेकिन अभी पूरी तरीके से फिट नहीं हुआ है। तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ेगा वैसे ही सबस्ट्रेट अपना एंजाइम अपना शेप चेंज करेगा और कुछ ऐसा शेप चेंज करेगा कि ये टाइटली फिट हो जाए अराउंड द सबस्ट्रेट। तो देखो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। देखो मैंने थोड़ी जगह यहाँ खाली छोड़ रखी है। थोड़ी देर बाद स्थिति ये होगी कि जैसे मान लेते हैं ये एक्टिव साइट ऐसी हो जाएगी, इस एंजाइम आपको अंतर दिखाई पड़ रहा होगा, और ये सबस्ट्रेट है। देखिए क्या फर्क पड़ा है। अब सबस्ट्रेट थोड़ा टाइटली बाउंड हो गया है, किससे, एंजाइम से, लेकिन अभी भी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, तो एंजाइम था, सबस्ट्रेट था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अभी भी है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो थोड़ी देर बाद ये क्या है बेटा,
ये है एंजाइम, ये क्या है, सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट के अंदर जो बांड होंगे वो टूटेंगे, नए बांड बनेंगे, थोड़ी देर में कहानी बदल जाएगी। एंजाइम तो अभी भी एंजाइम ही रहेगा। ये एंजाइम है, लेकिन जहां सबस्ट्रेट था वहां अब क्या बन जाएगा, वहां बन जाएगा प्रोडक्ट। और अब हम कहेंगे कि बन गया है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर बाद स्थिति ये होगी कि जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा तो जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और बगल में हमको प्रोडक्ट स्पष्ट नजर आएगा। प्रोडक्ट क्या हो गया है, रिलीज हो गया है, और एंजाइम क्या हो गया है, एंजाइम फ्री हो गया है। फ्री होने का मतलब यह है कि अब फिर से ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट से क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, और ये साइकिल क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर सिस्टम ये है कि एंजाइम है, सबस्ट्रेट से बाइंड किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन सबस्ट्रेट ऐसे हिसाब से हुआ कि जो एंजाइम ने सबस्ट्रेट को अच्छे से बाउंड कर लिया। फिर बांड टूटेंगे, बांड बनेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, एंजाइम फ्री हो जाएगा, और ये फिर से किसी सबस्ट्रेट से जुड़ के ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। अभी जल्दी ही 2 साल पहले इससे क्वेश्चन ABCDE करके 5 स्टेप लिख दिए था और सही क्रम पूछा था। तो देखो सही क्रम क्या है। पहला है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, ठीक है। एक्टिव साइट से जब बाइंड कर जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद सबस्ट्रेट के जैसे ही बाइंड होगा एंजाइम अपना शेप चेंज करेगा, फिर क्लोजली बाउंड हो जाएगा, फिर बांड टूट जाएंगे, नए बांड बन जाएंगे, प्रोडक्ट रिलीज, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, एंजाइम फ्री। बना लो। वो हम नीचे लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख डालिए। सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट, रिजल्ट होगा सबस्ट्रेट फिट इन एक्टिव साइट, रिजल्ट होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दूसरा स्टेप, जैसे ही बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट टू एंजाइम, वैसे क्या होगा, अल्टर कर जाएगा शेप ऑफ एंजाइम, और रिजल्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट रिजल्ट होगा एंजाइम टाइटली बाउंड अराउंड सबस्ट्रेट। तीसरा स्टेप होगा
bond breakdown in substrate, इस रिजल्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट release from enzyme and free enzyme ready to bind other substrate। देखो ऐसे लिखा हुआ है, किसी भी एंजाइम की खास बात है कि उसमें सबस्ट्रेट बाइंडिंग, जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, और उसका रिजल्ट होगा हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा, जल्दी ही टूट जाएगा तो शॉर्ट लिव्ड होगा, और हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। और जो एंजाइम मिलेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा। साथ में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, क्या? एंजाइम प्रोडक्ट। देखो एंजाइम सबस्ट्रेट हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हुआ, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। ये स्टेप जो दिए हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला तो लिखा ही है कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किससे? एक्टिव साइट, और सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा किसमें? एक्टिव साइट में। जैसे ही बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट की किससे? एंजाइम से, ये इंड्यूस करेगा किसको? एंजाइम को, कि अल्टर कर ले क्या? अपना शेप। और शेप चेंज करने का फायदा क्या होगा? ये फिट हो जाएगा मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है वो बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगी। रिजल्ट में होगा सबस्ट्रेट के बांड टूटेंगे, नए बांड बनेंगे, और अंततः एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ी देर बाद जो एंजाइम है वो रिलीज कर देगा किसको? प्रोडक्ट को। और फिर एंजाइम क्या हो जाएगा? एंजाइम फ्री हो जाएगा, वो फिर से बाइंड करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से। ऐसे साइकिल चलती रहेगी। एंजाइम और हार्मोन में यहाँ एक अंतर है। हार्मोन किसी रिएक्शन में एक बार यूज होता है, फिर दोबारा यूज नहीं होता। हार्मोन का मॉलिक्यूल दोबारा यूज नहीं होता है, एंजाइम का मॉलिक्यूल दोबारा यूज होता रहता है। हार्मोन एक बार किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया तो फिर नया हार्मोन मॉलिक्यूल आएगा, नया काम करेगा। यहाँ वही एंजाइम एक रिएक्शन कराएगा, फिर से दोबारा रिएक्शन कराएगा, फिर से कराएगा, फिर से कराएगा। कहने का मतलब एंजाइम काम होने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग यही है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये जान लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में इस हेडिंग से आएगा जरूर। इस साल भी आया, हर साल आ रहा है, मतलब आना ही आना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग यही है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? इसका मतलब ऐसा कोई भी फैक्टर जो एंजाइम की प्रोटीन को प्रभावित कर दे। अगर कोई एंजाइम की प्रोटीन पर असर डाल देगा तो फिर वो एंजाइम के काम करने पर असर जरूर डाल देगा। जैसे आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, तो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो एंजाइम की प्रोटीन है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। या पीएच चेंज कर दीजिए तो एंजाइम की प्रोटीन में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति
जो एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को बदल सके, वो सारी परिस्थितियां एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगी, बदल देंगी। ठीक, एक बात। दूसरा, अब कौन कौन लोग हैं, तो यहाँ 4 लोग हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बदलते हैं। इसमें नंबर 1 पर टेम्परेचर आएगा, नंबर 2 पर पीएच आएगा, नंबर 3 पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आएगी, और चौथा ऐसा कोई केमिकल जो एंजाइम से बाइंड कर जाए और एंजाइम को काम करने ना दे, उसको इनहिबिटर कहते हैं। तो 4 फैक्टर हैं, कौन कौन से, टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर। इतना लिख लीजिए पहले। एनीथिंग that change in या that changes tertiary structure of protein of enzyme। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा, अब इसमें कौन कौन इंक्लूड हैं, तो अगर हम इंक्लूड की बात करें तो कई लोग इंक्लूड हैं, जिसमें एक है टेम्परेचर, दूसरा है पीएच, तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और चौथा है इनहिबिटर। ये ऐसे केमिकल हैं जो बाइंड कर जाते हैं टू एंजाइम, और एंजाइम से बाइंड करके उसको काम नहीं करने देते हैं। हमको एक एक करके पढ़ना है। पहले टेम्परेचर का पढ़ेंगे, उसी के साथ पीएच का पढ़ेंगे, फिर सबस्ट्रेट का पढ़ेंगे और फिर इनहिबिटर पढ़ेंगे। अभी कुछ लिखिएगा नहीं, सुनिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। एक सवाल तो आप याद कर लेंगे कि कोई भी एंजाइम किसी भी टेम्परेचर या किसी भी पीएच पर काम नहीं करता होगा। किसी एक एंजाइम के काम करने का एक बेहतर टेम्परेचर होगा। जिस बेहतर टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे बढ़िया काम करता है उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और जिस बेहतर पीएच पर एंजाइम बढ़िया काम करेगा उसे ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो और टेम्परेचर आप 24 कर दो, तो ऐसा नहीं कि एंजाइम पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। क्योंकि एंजाइम के काम करने के लिए टेम्परेचर बेहतर जरूर 25 है, लेकिन कुछ ना कुछ रेंज भी होगी कि हाँ 20 से लेकर के 30 के बीच हम काम करेंगे, 25 पर बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम हमेशा एक रेंज में काम करते हैं। टेम्परेचर तो टेम्परेचर की रेंज, तो पीएच तो पीएच की रेंज, लेकिन उस रेंज में कोई एक पॉइंट होगा जब क्या होगा, बढ़िया काम करेंगे, मैक्सिमम काम करेंगे। जैसे 20 से 30 रेंज है, लेकिन 25 क्या है, ऑप्टिमम है, ठीक है। तो दो लाइनें, एंजाइम कब काम करते हैं तो कहोगे एक नैरो रेंज। अब ऐसी भी रेंज नहीं होगी कि 10 से 50 रेंज नहीं होगी, 20 से 30 और 10 से 50 से बहुत अंतर है ना, 10 से 50 बहुत बड़ी रेंज हो गई। तो एंजाइम काम करेगा नैरो रेंज में, टेम्परेचर तो टेम्परेचर, पीएच तो पीएच। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर या जिस पर्टिकुलर पीएच पर एंजाइम सबसे ज्यादा काम करेगा उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर घटा दोगे तो क्या होगा, या ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, यही दो बातें समझ रही हैं। पहले दो लाइनें लिख लेंगे हमारे साथ।
लिख लीजिए एंजाइम फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड क्या पीएच। एक रेंज में काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट है एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर पीएच, तो उसको कहते क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कहोगे। ठीक, अब किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज्यादा काम करेंगे, उससे टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा, उससे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो ग्राफ से समझ में आएगा। इधर देखें, जैसे मान लेते हैं कि इधर की तरफ हमने एंजाइम की एक्टिविटी ले लिया है और इधर की तरफ टेम्परेचर ले लिया है, और ग्राफ जो बनाया है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बना है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने में दो चीजें दिखाई पड़े, नहीं देखें क्या है। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, जहां मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है। एंजाइम एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होगी उस पॉइंट पर कोई ना कोई टेम्परेचर भी तो होगा। मान लेते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी मिली, तो इसी टेम्परेचर को कहेंगे क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, तो कहोगे वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी अपने क्या हो, मैक्सिमम पर हो, उसी को हम कहेंगे क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक क्वेश्चन अब ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर को चेंज किया जा रहा है, टेम्परेचर को ऑप्टिमम से कम की तरफ लाया जा रहा है। तो जैसे ऑप्टिमम से कम की तरफ लाओगे एंजाइम एक्टिविटी घट रही है, देखो नीचे की तरफ, और ऑप्टिमम से ज्यादा ले जाओगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी क्या है, घट रही है। तो यदि ऑप्टिमम से कम लाओगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी, ऑप्टिमम से ज्यादा ले जाओगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। दो कारण है, कम लाने पर एंजाइम की एक्टिविटी क्यों घट जाती है, तो कहोगे जैसे ही टेम्परेचर लो करेंगे, मतलब बिलो ऑप्टिमम करोगे, वैसे एंजाइम की टेम्परेरी इनएक्टिव हो जाएंगे। टेम्परेरी इनएक्टिव होंगे मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा की तरफ ले जाओगे और हाई टेम्परेचर ले जाओगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा एंजाइम की प्रोटीन ही डैमेज हो जाएगी। अब अगर प्रोटीन डीजेनरेट हो गई तो एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये परमानेंट डैमेज होगा। प्रोटीन अगर डैमेज हो गई, बांड टूट गया, तो क्या दोबारा जुड़ जाएगा, दोबारा नहीं जुड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर भी एंजाइम को काम नहीं करने देगा, लो टेम्परेचर भी एंजाइम को काम नहीं करने देगा, लेकिन दोनों का कारण अलग है। लो टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइम को टेम्परेरी इनएक्टिव कर देता है, और हाई टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को डैमेज ही कर देता है। क्यों, प्रोटीन क्या हो जाती है, डी नेचर हो जाते हैं। दूसरा देखो, जैसे मान लेते हैं, अब हम पीएच का असर देख लेते हैं। इधर की तरफ ले लेंगे एंजाइम की एक्टिविटी और इधर की तरफ ले लेंगे पीएच, तो फिर वही ग्राफ बनेगा इसी टाइप का। इसका मतलब ये हो गया कि ये वो पॉइंट है
और यहां क्या हो रही है, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। तो जिस पीएच पर मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होगी उसे क्या कहोगे, उसे ऑप्टिमम पीएच कहोगे। पहले से पता है ऑप्टिमम पीएच क्या है, तो कहोगे वो पीएच जिस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको ऑप्टिमम कहेंगे। फिर दो ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर ऑप्टिमम से पीएच घटा रहे हो तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम होगी, और ऑप्टिमम से बढ़ा रहे हो तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम होगी। तो इन दोनों का सेम ग्राफ है और सेम तरीका है। ऑप्टिमम से कम करोगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी, ऑप्टिमम से ज्यादा करोगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो, एक ही तरीका है। अगर आप लो टेम्परेचर पर हो, टेम्परेचर यहां से यहां तक ले जाओगे, एंजाइम एक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। उसके बाद बढ़ाओगे तो क्या कर जाएगी, घट जाएगी। वही हाल यहाँ है। आप लो पीएच पर हो, ऑप्टिमम की तरफ बढ़ाओगे, एंजाइम एक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ऑप्टिमम के पास आने लगोगे, क्या करने लगेगी, घटने लगेगी। बनाओ। सबने बना लिया बेटा? तो चलो 2 लाइनें लिख लो। एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर का मतलब बिलो ऑप्टिमम हुआ ना, ऑप्टिमम के नीचे चले जाए तो क्या हो जाए, एक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। क्यों, एंजाइम टेम्परेरी इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत लो चले गए तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं किसी को बहुत जाड़ा लग जाए तो एंजाइम इनएक्टिव तो हो जाते हैं, फिर वो अगर वो गर्मी उसको मिल जाए तो उसका शरीर सही हो जाता है। लेकिन बहुत बार बहुत जाड़े में जान चली जाती है, क्योंकि टेम्परेरी इनएक्टिव इतना हो गए कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही बंद हो गई, फिर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, एट हाई टेम्परेचर मतलब ये है एबव ऑप्टिमम है, क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी डैमेज हो जाएगी, या डिक्लाइन कह सकते हो। क्यों, क्योंकि जो एंजाइम की प्रोटीन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड। दो स्पेशल सवाल याद रखो। टेम्परेचर बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, कहोगे हाँ बढ़ेगी। कब तक, ऑप्टिमम तक बढ़ेगी। और उसके बाद अगर बढ़ाया, उसके बाद अगर बढ़ाया तो क्या कर जाएगी, घट जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट
एंजाइम एक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कब तक, जब तक ऑप्टिमम न पहुंच जाओ। एक बार ऑप्टिमम पहुंच गए उसके बाद अगर बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, घटना शुरू हो जाएगी। कुछ डाउट? ग्राफ से देख लो, मान लेते यहां पर हैं, अब टेम्परेचर बढ़ा के यहां ले जाओ, तो अगर बढ़ा के यहां ले जाओगे तो देखो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी घटने लगेगी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो अगर आप डायग्राम इसका देखो ग्राफ, तो ग्राफ से ही बात समझ में आ जाएगी। इसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, इधर की तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। अगर एंजाइम ज्यादा काम करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और एंजाइम कम करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन घटेगी। ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसी जगह पहुंचता है उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है। ध्यान से सुनेंगे, सबस्ट्रेट की कोई न कोई ऐसी कंसंट्रेशन होगी, उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट बना रहेगा। जिस जगह ये कांस्टेंट हो जाएगा उसको कहेंगे वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कंसंट्रेशन। एक क्वेश्चन और है, सबस्ट्रेट की कोई ना कोई ऐसी कंसंट्रेशन होगी जब रेट अपने मैक्सिमम का क्या होगा, आधा होगा। भाई ये मैक्सिमम है तो ये क्या है, ये V मैक्स बाई 2 है। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर अपने मैक्सिमम का वो आधा होता है, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहते हैं Km वैल्यू। तो Km इक्वल टू होता है V मैक्स बाई 2। ये Km क्या है, तो ये है माइकेल्स कांस्टेंट। ये है क्या, तो ये बताता है कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम का आधा हो, उसी को क्या कहते हैं, माइकेल्स कांस्टेंट। तो ये क्या है, तो कहोगे, अभी लिखो नहीं बेटा, सुन लो, ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो, तो कहोगे मैक्सिमम की आधी हो, इज हाफ ऑफ हाफ ऑफ मैक्सिमम।
हिंदी में सुनेंगे, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है उसके बाद चाहे जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ती है। ठीक है, एक जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, वी मैक्स कहते हैं। सबस्ट्रेट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम का आधा होगा, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या कहते हो, Km। Km क्या है, ये माइकल्स कांस्टेंट है, Km इक्वल टू वी मैक्स बाई 2 होता है। ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही है एट विच क्या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहाँ हो, हाफ ऑफ क्या मैक्सिमम। यहां तक बिल्कुल क्लियर। बस 2 सवाल हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, पहली बात, कब तक, अप टू वी मैक्स। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट नहीं बढ़ता है, क्यों? तो क्यों, देखो इधर देखोगे, जैसे मान लेते हैं कि ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। अभी मान लेते हैं एंजाइम की संख्या 10 है और सबस्ट्रेट की संख्या 5 है, तो आराम से बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो भाई जितने सबस्ट्रेट उतने तो प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और इसको बढ़ा के 8 कर लेते हैं। तो जब 8 कर लोगे तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो प्रोडक्ट 8 बनेंगे। क्यों भाई, सबस्ट्रेट बढ़ा है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, बढ़ते बढ़ते इसको 10 कर दो तो प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, तो प्रोडक्ट 10 मिलेंगे। क्यों, सारे सबस्ट्रेट यूज हो जाएंगे। फिर बढ़ा के इसको 12 कर दो। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी भी प्रोडक्ट 10 ही मिलेंगे। क्यों, तो देखो क्या समस्या है। जब सबस्ट्रेट 5 था तो 5 एंजाइम एक्स्ट्रा थे, जब सबस्ट्रेट 8 थे तो 2 एंजाइम एक्स्ट्रा थे, जब सबस्ट्रेट 10 हो गए तो 10 के 10 क्या हो गए, यूज हो गए। एक बार सभी एंजाइम मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे तभी क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम रेट मिल जाएगा। जैसे ही सारे एंजाइम यूज हो गए उसके बाद अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कोई फ्री एंजाइम ही नहीं है। अब जब एंजाइम है नहीं फ्री तो 2 जो बढ़ाए हो उनका कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से सुनेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ये पहला सत्य है। कब तक बढ़ता है, मैक्सिमम रेट तक बढ़ता है। उसके बाद यदि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो रेट नहीं बढ़ता है, घटता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, तो उसके 3 जवाब है। पहला, सभी एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं, एक ऑप्शन, या अब कोई भी एंजाइम फ्री नहीं है, बात तो एक ही है। या ये भी तो कह सकते हो कि एंजाइम की संख्या सबस्ट्रेट की संख्या से कम हो गई, बात एक ही है। चाहे कहो एंजाइम सबस्ट्रेट से कम हो गए हैं, चाहे कहो कोई एंजाइम फ्री नहीं है, और चाहे कहो सारे एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं। क्लियर है? अब लिख लो तो पॉइंट लिखेंगे। Km क्या है, तो कहोगे सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम का आधा हो। तो ये मिटा देते हैं, इसका कोई पर्पज अब है नहीं। लिख लीजिए पहली बात, एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ
रिएक्शन आल्सो क्या कर जाएगी, इंक्रीज, आल्सो इंक्रीज। कब तक, अप टू मैक्सिमम वेलोसिटी, एक बात। दूसरा है आफ्टर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज किया जाए। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, नॉट इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों, कारण बताना पड़ेगा। बिकॉज, क्या कारण है, इसके 3 कारण आप बता सकते हो। पहला, ऑल एंजाइम आर सेचुरेटेड, सारे एंजाइम क्या कर गए, सेचुरेट हो गए हैं। दूसरा, नो फ्री एंजाइम, फॉर सबस्ट्रेट, उस टाइम कोई फ्री है ही नहीं। या ये भी तो कह सकते हो, नंबर ऑफ एंजाइम फीवर देन सबस्ट्रेट। बात तो एक ही ना, नंबर उनके कम हो गए हैं, या कोई एंजाइम फ्री नहीं है, या सारे एंजाइम सेचुरेट हो गए हैं। बात एक ही है। यहां तक सबने लिख लिया, बढ़े आगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनहिबिटर, कि आखिर इनहिबिटर का एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है और वो कैसे असर डालते हैं। कमलेश हो गया। अभी लिखेंगे नहीं, देखेंगे। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर, देखो जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है, ठीक है, और ये उसका सबस्ट्रेट है। तो जितना आपको पता है कि इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम के एक्टिव साइट, ये कौन सी जगह है, एक्टिव साइट है, इसको यहां जुड़ना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनाना है, बाकी रिएक्शन चलेगी, सब कुछ सही है। तब तक क्या हुआ कि एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ये कोई केमिकल है, ध्यान से सुनिएगा। होना क्या था, सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड होना था, लेकिन केमिकल एंजाइम से बाइंड हो गया। अब जैसे ही केमिकल एंजाइम से बाइंड हो जाएगा, वैसे क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं हुआ तो क्या एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, एंजाइम की एक्टिविटी तो घट जाएगी। ऐसा कोई भी केमिकल जो एंजाइम से बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को बंद करा दे, उस केमिकल का नाम क्या रखोगे, इनहिबिटर रखोगे। और इस प्रोसेस का नाम क्या रखोगे, इनहिबिशन रखोगे। फिर से सुनते हैं,
सबस्ट्रेट को एंजाइम से जुड़ना था, एक्टिव साइट से जुड़ना था। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनता, तब प्रोडक्ट मिल जाता, सब कुछ सही होता। तब तक एक केमिकल आया और उस केमिकल ने क्या किया, एंजाइम से बाइंड हो गया। जैसे ही वो केमिकल एंजाइम से बाइंड करेगा वैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा। अब अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। और अगर कोई केमिकल एंजाइम की एक्टिविटी को बंद करा देगा तो उस केमिकल का नाम क्या रखोगे, इनहिबिटर रखोगे। तो प्रोसेस का नाम इनहिबिशन रखोगे। दुनिया में दो ही कैटेगरी के इनहिबिटर होते हैं, एक वो होते हैं जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, एक वो होते जो नॉन कॉम्पिटिटिव। क्या होते हैं अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब लिखो ये केमिकल बाइंड कर जाएगा एंजाइम से तो क्या हो जाएगी, शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और अगर एंजाइम एक्टिविटी शट ऑफ हो गई तो इस केमिकल का नाम क्या रखोगे। एंजाइम एक्टिविटी शट ऑफ हो जाने की प्रोसेस को क्या कहोगे, क्या कहोगे, इनहिबिशन। तो इस केमिकल का नाम क्या रखोगे, क्या रखोगे, इनहिबिटर। जो कि दुनिया में दो कैटेगरी के होते हैं, एक का नाम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक का नाम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अभी लिखे नहीं, देखें इधर जरा, इधर देखें जरा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर एंजाइम है, और एंजाइम की ये जगह कौन सी है, एक्टिव साइट है, और ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है। और ये इनहिबिटर है। ध्यान से सुने, अभी लिखे नहीं। अभी जो चीज दिख रही है वो ये है कि इस इनहिबिटर का जो शेप साइज है वो बिल्कुल कैसा है, सबस्ट्रेट से है। और एक्टिव साइट का शेप देखो, एक्टिव साइट का शेप हमने स्क्वायर बनाया है कि इसी शेप में सबस्ट्रेट आके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा, काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब तक एक केमिकल आ गया जिसका शेप साइज बिल्कुल कैसा था, सबस्ट्रेट के जैसा था। तो इसने कहा कि हम यहां से जुड़ेंगे। तो एंजाइम ने कहा भाई हमसे कोई मतलब नहीं है, जो हमारी एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा वो आके यहां हमसे जुड़ ले। तो इसका भी शेप इसकी एक्टिव साइट जैसा है, इसका भी शेप इसके एक्टिव साइट जैसा है, दोनों जुड़ सकते हैं। तो इन दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो गई। क्या होने लगा, कंपटीशन। तो ऐसा कोई भी इनहिबिटर जो कंपीट करे किससे, सबस्ट्रेट से। और किसके लिए लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है यहां जुड़ने के लिए। इसी इनहिबिटर का नाम क्या रखोगे,
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये लड़ाई क्यों कर रहा है, तो उसके दो तीन आंसर हैं। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है, सबस्ट्रेट जैसा है। अगर इसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट जैसा ना होता तो लड़ाई का कोई चांस ही नहीं था। ये कहता कि जाओ भाई तुम बैठ लो, वहां जाते एंजाइम वापस कर देता। तो एंजाइम की जगह ऐसी है कि वहां इनहिबिटर जुड़ सकता है, इसी नाते इन दोनों में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। अगर इसका शेप अलग होता तो कभी भी इनहिबिटर यहां बाइंड कर ही ना पाता। इस नाते इन दोनों में होने लगी लड़ाई, तो क्या कहोगे, कंपटीशन। तो इनहिबिटर का नाम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता है कि क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है किससे, सबस्ट्रेट से। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जैसा सबस्ट्रेट के जैसा है, पहला सवाल। दूसरा, ये लड़ाई करेगा किससे, सबस्ट्रेट से। किस जगह के लिए, तो कहोगे एक्टिव साइट के लिए। इस लड़ाई में कौन जीतेगा, तो इस लड़ाई में इनहिबिटर जीत जाएगा। तो अगर इनहिबिटर जीत गया तो इनहिबिटर कहां बाइंड कर जाएगा, एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा। तो अगर ये एक्टिव साइट से बाइंड कर गया तो क्या सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा, नहीं। और अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। किसने घटाई, इनहिबिटर। किस इनहिबिटर ने, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक। तो एक ही कॉन्सेप्ट है यहां, इसकी क्लोज रिजम्बलेंस है किससे, सबस्ट्रेट से। इसी नाते ये लड़ाई करेगा किससे, सबस्ट्रेट से। काहे के लिए, जुड़ने के लिए। ये जुड़ जाएगा कहां से, एक्टिव साइट से। कौन नहीं जुड़ पाएगा, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से। तो फिर एंजाइम एक्टिविटी घट जाएगी। अब इधर आ जाओ, मान लेते हैं ये पार्क है, पार्क में ये झूला लगा हुआ है और दो बच्चे हैं जो इस झूले पर बैठना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये वो बच्चा है जिसको पहले इससे बैठना था, झूला झूलना था। तब तक इसी से मिलता जुलता बच्चा दूसरा आ गया, कहा हम बैठेंगे। इन दोनों में हो गई लड़ाई, ये बच्चा जीत गया, ये बच्चा हार गया। ये झूले पर बैठ गया, ये रोता हुआ घर चला गया। ध्यान से सुनो, ये रोता हुआ घर गया, अपने मोहल्ले में अपने जैसे ही 4-5 बच्चों को और ढूंढा, ठीक है, और लौट के फिर आया यहां। क्या होगा, तो जो पहला वाला बच्चा है वो भाग जाएगा और ये वाला बच्चा फिर से यहां बैठ जाएगा। अब यहां आ जाओ, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में लड़ाई हुई, इनहिबिटर जीत गया, सबस्ट्रेट हार गया। इनहिबिटर यहां बाइंड करके रिएक्शन नहीं करने दे रहा है। इसके असर को कैसे हटाया जाए, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो। तो जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे ही किसका असर खत्म हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का असर खत्म हो जाएगा। यहां देख लो, ये दोनों लोग एक एक थे, लड़ाई कौन जीता, ये वाला जीत गया, ये वाला हार गया। ये हार गया लेकिन अपने जैसे बच्चों को बुला के लाया, मतलब कंसंट्रेशन क्या किया, बढ़ा लिया। अब फिर लड़ाई होगी दोबारा, तो अब कौन जीतेगा, अब ये वाले बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे और फिर से यहाँ बैठ जाएंगे। वही हाल यहाँ ये, जब तक इनहिबिटर की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट से ज्यादा रहेगी तब तक इनहिबिटर जीतेगा, और कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की ज्यादा हो गई उसी दिन इनहिबिटर क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो बताओ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का असर टेम्परेरी होगा कि परमानेंट होगा, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब फिर रिवर्सिबल कहोगे, तो कौन सा इनहिबिटर रिवर्सिबल होता है, तो कहोगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का असर रिवर्सिबल होता है। और कैसे इसका असर हटाओगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लोगे, ठीक है। अब लिखो, क्लोज रिजम्बलेंस with substrate molecular structural similarity to substrate compete
लड़ाई करेगा विद सबस्ट्रेट, काहे के लिए लड़ाई करेगा? फॉर एक्टिव साइट। कौन जीत जाएगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करेगा टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो एंजाइम एक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? अगर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा तो एंजाइम एक्टिविटी घट जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। कैसे हटाओगे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफेक्ट रिवर्सिबल। कैसे रिमूव होगा? रिमूव बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो असर हट जाएगा। इसका एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखेंगे। इनहिबिशन करना है किसका? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का। और कौन करेगा? माइलोनेट। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय माइलोनेट। ऐसा कैसे हो पाया? तो बिकाज दिया है। बिकाज क्योंकि माइलोनेट की स्थिति क्या है? माइलोनेट का स्ट्रक्चर किसके जैसा है? सक्सिनेट जैसा। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। टू माइलो सक्सिनेट। और सक्सिनेट क्या है? सबस्ट्रेट है। अगर थोड़ा बहुत याद हो क्रेब साइकिल का, तो क्रेब साइकिल में एक रिएक्शन होती है। सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्यूमारेट में। सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में। यहां एंजाइम लगता है। कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, सक्सिनेट सबस्ट्रेट है, फ्यूमारेट प्रोडक्ट है। माइलोनेट आया, इससे जुड़ गया, तो कौन नहीं जुड़ पाया? सक्सिनेट। तो बताओ इसकी समानता इससे है कि इससे है? तो आंसर क्या देंगे? सक्सिनेट से। एक क्वेश्चन और है यहां। ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इस्तेमाल कहां करते हैं? जगह नहीं बची है, कहां लिख दे? यहां लिख देते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाई माइलोनेट का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाई माइलोनेट यूज टू कंट्रोल
बैक्टीरियल बैक्टीरियल पैथोजन। तो माइलोनेट की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी किससे है? सक्सिनेट से कि फ्यूमारेट से कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से? सक्सिनेट से। बढ़े आगे, हेडिंग डालो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे साथ लिखते चलेंगे। देखें, ये है एंजाइम, लिखते चलें, और एंजाइम का ये है सबस्ट्रेट। तो जैसा एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप है वैसा ही सबस्ट्रेट का शेप है। ये दोनों फिट हो जाएंगे, रिएक्शन होगा। लेकिन तब तक इनहिबिटर आ गया। ये है इनहिबिटर। दिख रहा है क्या? इनहिबिटर का जो शेप है वो सबस्ट्रेट के शेप के जैसा नहीं है। तो जब सबस्ट्रेट के शेप के जैसा नहीं है तो इन दोनों में लड़ाई नहीं होगी। क्यों? ये आसानी से जाके यहां जुड़ सकता है। तो पहला सवाल तो यही है कि ऐसा कोई भी इनहिबिटर जिसका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी सबस्ट्रेट से नहीं होगी वो कैसा होगा? वो लड़ाई करेगा नहीं। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन नहीं होगा, नो कंपटीशन। जब कंपटीशन नहीं होगा तो इसका नाम नॉन कंपटीटिव इनहिबिटर होगा। लेकिन इसको तो काम बिगाड़ना है। अब कैसे बिगाड़ेगा वो समझो। अब लिखो ना, इधर देखो, ये करेगा क्या? ये नॉन कंपटीटिव इनहिबिटर जाकर के इस एंजाइम से जुड़ जाएगा। ये किसी और जगह जाके जुड़ जाएगा, एक्टिव साइट से नहीं जुड़ेगा, कहीं और जुड़ जाएगा। अब जहां कहीं जुड़ेगा वहां जुड़ने का असर ये होगा कि इस एंजाइम का एक्टिव साइट ही चेंज हो जाएगा। जैसे एक्टिव साइट इसका मैंने ऐसे बनाया है, थोड़ी देर बाद ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप ही खराब हो गया है। तो क्या सबस्ट्रेट यहां बाइंड कर पाएगा? नहीं। और अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा तो इनहिबिशन हो ही गया। अब पार्क चलते हैं। ये पार्क है, पार्क में ये झूला है, दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई, ये जीत गया था, ये हार गया था। ये गया था घर, बहुत सारे लोगों को बुला के लाया था। तो फिर ये हार गया था, ये लोग फिर जीत गए थे। तो क्या ये घर नहीं जाएगा? ये भी घर जाएगा, ये भी बुला के लाएगा। तो इसके साथ ही जो लौट के आए वो झूला ही तोड़ दिए। अब जब झूला ही नहीं है तो कोई लड़ाई ही नहीं, बात खत्म है। नहीं समझ आई बात? तो पहले जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ था तो पहले लड़ाई ये जीत गया था, ये हार गया, ये घर गया, कुछ लोगों को बुला के लाया, फिर ये लोग जीत गए, ये हार गए, कोई बात नहीं, ये बुला के लाए। तो जो लौट के आए वो लड़ाई नहीं किए, आते क्या किए? झूला ही तोड़ दिए। अब लड़ाई ही खत्म हो गई। यहां आओ देखो, इस इनहिबिटर ने क्या क्या कहा? लड़ाई करना ही नहीं है। सही दिमाग लगाओ, क्या खराब? एंजाइम ही खराब कर दो। अब एंजाइम ही खराब कर देंगे तो इनसे लड़ाई करने की जरूरत है? इनका काम बिगाड़ना है। दो तरीके हैं, इनसे लड़ाई करो, इनको हराओ, इनको काम ना करने दो। और दूसरा, इनसे लड़ाई ना करो, जहां काम करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हो भैया? इनहिबिटर हो गए हो। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने क्या किया?
तो कहोगे इसका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी सबस्ट्रेट से नहीं है, इसी नाते ये कंपटीशन नहीं करेगा, तो ये एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेगा, लेकिन ये बाइंड करेगा। और बाइंड करके किसमें चेंज ले आएगा? एंजाइम में। तो क्या सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा? नहीं। हाँ, इसका असर, अब चूंकि एंजाइम ही खराब हो गया है तो फिर चाहे जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी नाते इसका असर अक्सर कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लिख डालो, नॉट सो रिजम्बलेंस विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मिलता जुलता नहीं है। नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। ठीक, इसी नाते नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है विद सबस्ट्रेट, लेकिन ये बाइंड करेगा कहां से? एंजाइम से। कहां? एट अदर देन एक्टिव। एक्टिव साइट से नहीं बाइंड करेगा। क्यों? एक्टिव साइट का शेप और इसके शेप में क्या है? अंतर है। लेकिन जब ये बाइंड कर जाएगा तो क्या कर देगा? कन्फर्मेशन चेंज इन एंजाइम, और इसका रिजल्ट होगा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएगा। नॉट बाइंड टू क्या? एंजाइम। और एंजाइम से नहीं बाइंड होगा, इसका मतलब इनहिबिशन हो ही गया, यही चाह ही रहे हैं। इसका इफेक्ट कैसे होता है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब नॉट रिमूव, ये हटाएगा नहीं। बाई किसके द्वारा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल इसका है जहर, साइनाइड। हाँ, साइनाइड जो जहर है वो एक प्रकार का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। किसका? एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। याद आया? चलो एनसीईआरटी देखो, सबने लिख लिया? फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन, जो क्या बदल दे? टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें टेम्परेचर है, पीएच है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, या बाइंडिंग कर दो किसी स्पेसिफिक केमिकल को जो रेगुलेट करे क्या? एंजाइम की एक्टिविटी। पहला, टेम्परेचर और पीएच एक साथ है। एंजाइम अक्सर काम करते हैं, हाईलाइट करो, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। किसी एंजाइम की जो हाईएस्ट एक्टिविटी है वो जिस टेम्परेचर या जिस पीएच पर होगी उसका नाम ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच होगा। एक्टिविटी घटेगी, ये पॉइंट छूट गया था, जरा लिख लेना बेटा वहीं। एक्टिविटी घटेगी दोनों तरफ, चाहे नीचे ले जाओ चाहे ऊपर ले जाओ। किसके? ऑप्टिमम। ये पॉइंट छूट गया था, बढ़ा लो जरा वहीं पर। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड एबव ऑप्टिमम।
बिलो भी ऑप्टिमम लाओगे तो भी घटेगी, एबव ऑप्टिमम तो भी घटेगी। ये लाइन बेटा डालो वहां। अब कैसे, तो यहां देखो एनसीईआरटी में दिया है कि यदि लो टेम्परेचर करोगे तो एंजाइम किसमें चला जाएगा, टेम्परेरी इनएक्टिव, जबकि हाई टेम्परेचर करोगे तो खराबी हो जाएगी एंजाइम एक्टिविटी, और जहां कहीं बिकाज वहां एसर्शन रीजन, क्यों, प्रोटीन क्या हो जाएगी, तो ये डी नेचर हो जाएगी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिखा है, अगर आप बढ़ाओगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो क्या करेगी, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन बढ़ेगी शुरुआत में, लेकिन कहां पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम। कह रहा उसके बाद फिर नहीं बढ़ेगी, क्यों, तो देखो फिर बिकाज लिखा है। बिकाज का मतलब ही है क्या है, एसर्शन रीजन, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, किससे, सबस्ट्रेट, क्योंकि सारे के सारे क्या हो गए हैं, सेचुरेट हो गए। अब कोई भी नो फ्री एंजाइम बाइंड टू एडिशनल सबस्ट्रेट, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, जो बाइंड करेंगे क्या, एंजाइम। अगर बाइंड करो उस केमिकल को, अगर बाइंड करो उस केमिकल को एंजाइम से, और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाए, क्या हो जाए, शट ऑफ हो जाए, तो उस प्रोसेस का नाम क्या रखोगे, और केमिकल का नाम क्या रखोगे, इनहिबिटर रखोगे। ये टिक कर लो। जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करता है किससे, सबस्ट्रेट, किस मामले में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मामले में, और वो इनहिबिट करता हो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो उसका नाम क्या रखोगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रखोगे। ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, किससे, सबस्ट्रेट से, इनहिबिटर लड़ाई करेगा किससे, सबस्ट्रेट से, और काहे के लिए लड़ाई करेगा, तो कहो चाहे एक्टिव साइट के लिए लड़ाई करेगा, और चाहे ये भी तो कह सकते हो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, बात एक ही है। रिजल्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा किससे, एंजाइम से, और अंततः एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। जैसे इनहिबिशन किया गया किसका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, किसने किया, माइलोनेट। तो माइलोनेट एक क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, क्योंकि इसकी बहुत तगड़ी समानता है सबस्ट्रेट किससे, सक्सिनेट। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इस्तेमाल हम किसमें यूज करते हैं, लास्ट ईयर नीट में आया है ये, यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजेन। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अभी तक कभी भी इस हेडिंग से सवाल नहीं आया था, कई साल से बता रहे थे कि इसको अभी पढ़ो अभी भूलो, एग्जामिनर ने कहा ऐसा नहीं, भूलना नहीं है, सवाल पूछ लिया, इसी साल एक क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलो हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन, and nomenclature of एंजाइम। इधर देख लो, पहला सवाल है कि एंजाइम के क्लासिफिकेशन का आधार क्या होगा, तो कहोगे इस आधार पर क्लासिफाई करेंगे कि एंजाइम काम क्या करता है। भाई बांड तोड़ रहा है कि बांड बना रहा है, उसका काम कैसा है, वो ऑक्सीडेशन करा रहा है कि रिडक्शन करा रहा है कि डिहाइड्रोजनेशन करा क्या रहा है। तो एंजाइम कौन सी रिएक्शन करा रहा है, उसी आधार पर हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिस क्या है, तो बेसिस है टाइप ऑफ रिएक्शन, लिखते चलो, दैट कैटालाइज बाय किससे, एंजाइम। एक क्वेश्चन, तो जब क्लासिफिकेशन करोगे तो कितने क्लास बनाओगे, टोटल
6 क्लास बनाओगे और इसी क्लास को किस में बांट दोगे, लगभग 4 से 13 सब क्लास। एक और नहीं दिया, इसको बांट देते हैं सब क्लास में। क्लास को सब क्लास में भी बांटा जाता है। फिर आता है नाम कैसे रखोगे, नेम। तो एनसीईआरटी में लिखा है 4 डिजिट नंबर रखोगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2134 या 32 है। अगर ये नाम लिखा है किसी एंजाइम का, इसमें जो ये पहली संख्या है ये क्या बताएगा, क्लास। दूसरी संख्या सब क्लास। तीसरी संख्या सब क्लास। और चौथी संख्या आइडेंटिफाइड नंबर होता है। क्या तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या बता रहे हो, तो एग्जाम्पल समझ में आएगा। एंजाइम के कितने क्लास हैं, अगर 6 क्लास हैं तो नाम बताओ। तो पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास और छठा। पहले क्लास का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। दूसरा ट्रांसफिरेज। तीसरा हाइड्रो। चौथा लाइगेज लाइएजेज। पांचवा और छठा, अब ध्यान से सुनिए, ये सीक्वेंस नहीं बदल सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस बदलोगे नाम गलत हो जाएगा। देखो बताओ, ये इस एंजाइम का जिसका लिखे हैं ये किस क्लास का है, तो कहोगे ये ट्रांसफिरेज क्लास का है, क्योंकि यहां आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है। अगर यहां 3 लिखा होता तो ये हाइड्रोलेज का होता, और अगर यहां 6 लिखा होता तो ये लाइगेज क्लास का होता। तो एंजाइम का जो 4 डिजिट नंबर से पहला जो नंबर लिखा वहीं से तय हो जाता है कि वो किस क्लास का है, ये किस क्लास का है। तो कहोगे ये ट्रांसफिरेज क्लास का है। अब ट्रांसफिरेज क्लास के अंदर किस सब क्लास का है, पहले ही सब क्लास का है। पहले सब क्लास का भी कुछ नाम होगा, फिर पहले सब क्लास के तीसरे सब क्लास का है, और उसका स्पेसिफिक नंबर कितना है, सेकंड है। तो ये जो 4 डिजिट नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 डिजिट नंबर में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर लिखो। चलो, पहली हेडिंग कौन सी है, पहला है ऑक्सीडो हमारे साथ ही लिखते चलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज या इसका दूसरा नाम डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, तो ये ऑक्सीडेशन भी कराएगा और रिडक्शन। एक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कराएगा और दूसरे को रिड्यूस कराएगा। तो कहोगे कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक सबस्ट्रेट है जो कि ऑक्सीडाइज्ड है
और दूसरा सबस्ट्रेट रिड्यूस है। रिएक्शन हो जाने के बाद जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया, और जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहां एस डैश लिखा हुआ है, मतलब जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस, और जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज। जैसे जैसे कल हम लोग क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे सवाल पूछे, तो जब कभी ऑक्सीडेशन होता है किसी का, तो साथ में किसी का क्या हो जाता है, रिडक्शन। जैसे NAD+ NADH में कन्वर्ट हुआ, तो जैसे ही NADH में कन्वर्ट हुआ होगा, वैसे बगल में क्या हुआ होगा भाई, NAD को NADH में कन्वर्ट करोगे तो ये रिडक्शन है, इसका मतलब साथ में जरूर क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। दूसरा कौन सा है, ट्रांसफिरेज। क्या करेगा, तो कहोगे कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। बिटवीन टू सबस्ट्रेट। बस ये याद रखना ये ग्रुप कौन सा होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा है अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया है कि एक सबस्ट्रेट ले लिया, उसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके साथ दूसरा S डैश ले लिया, जब रिएक्शन हो गया तो ये ग्रुप यहां से हट के इसके पास चला गया, S ऐसे ही रह गया, और S डैश के साथ क्या लग गया, ग्रुप लग गया। तीसरा कौन सा था, हाइड्रोलेजेज। क्या करेगा, नाम ही से पता चल रहा है, हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकडाउन करेगा बांड का। लिखो कैटालाइज करेगा ब्रेकडाउन ऑफ बांड। बस बांड बताओ कौन से हैं। तो देखो एनसीईआरटी में जो लिखे हो सब याद रखिएगा। देखो कौन कौन से हैं। लिखा है ईस्टर बांड, ईथर बांड, पेप्टाइड बांड, ग्लाइको सिडिक बांड, और कार्बन कार्बन बांड। कार्बन और कौन सा है, कार्बन हाइलाइड और फास्फोरस नाइट्रोजन बांड। आगे ईटीसी लिखा है, नहीं लिखा है। तुम्हें क्या लगता है, भूल गए लिखना? इतने ही है, आया हुआ सवाल है, आया है हाइड्रोलेजेज कौन सा बांड तोड़ता है, कौन सा बांड नहीं तोड़ता है। तो नहीं तो पता नहीं है, जो है वो सामने लिखे हैं। कौन कौन से, ईस्टर है, ईथर है, पेप्टाइड है, ग्लाइकोसिडिक, ये तो बोले जाने वाले हैं। और कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइलाइड है, और फास्फोरस नाइट्रोजन है। कोई छूटा तो नहीं? लिख लिया? अगला बढ़े, चौथा। अच्छा, इसका रिएक्शन भी लिखना था। रिएक्शन क्या लिखेंगे इसमें, कौन सी रिएक्शन लिखनी है? चौथा, लाई एजेज
कह रहा है कि ग्रुप को रिमूव कर दो, ग्रुप को विदाउट हाइड्रोलिसिस। तो जब हम विदाउट हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं, कहने का मतलब इतने बांड न तोड़ो और चाहे जो बांड तोड़ लो, मतलब कार्बन कार्बन न तोड़ो, कार्बन हाइलाइट न तोड़ो, फास्फोरस नाइट्रोजन न तोड़ो और ग्रुप भी हटा दो। नहीं समझे बात? कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से आप ग्रुप हटा दो, लेकिन मैकेनिज्म ऐसी अपनाओ जिसमें क्या ना हो, हाइड्रोलिसिस ना हो। तो अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसका मतलब आप इतने बांड नहीं तोड़ सकते हो, इतने बांड छोड़ के चाहे जो तोड़ लो। तो उस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? लाइएज। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इसके ऊपर कोई X ग्रुप है, इसके ऊपर कोई Y ग्रुप। ध्यान से सुनना, अगर ये बांड तोड़ दिया तो क्या हो गई? हाइड्रोलिसिस। तो ये बांड तोड़ नहीं सकते हो और ग्रुप भी हटाना है तो हटाओ। तो X को किसके साथ ले लेंगे? Y के साथ ले लेंगे और साथ में कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा? डबल बांड। तो ये बड़ा अच्छा है। क्या? ग्रुप को रिमूव करो। किस तरीके से? तो कहोगे वो तरीका अपनाएंगे जिसमें क्या ना होता हो, हाइड्रोलिसिस ना होती हो। तो अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होती है तो आप ये बांड नहीं तोड़ सकते हो। तो फिर बचा क्या? यही बांड बचा है तोड़ने को। लिखो, रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। फिर क्या होगा? लीविंग बन जाएगा डबल बांड। पांचवा बेटा कौन सा है? मिरेज। नाम ही से पता चल रहा है, इंटर कन्वर्जन करेगा आइसोमर, वो चाहे ऑप्टिकल आइसोमर हो, चाहे पोजिशनल आइसोमर हो, चाहे जियोमेट्रिकल। तो कैटालाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल और पोजिशनल क्या? आइसोमर। और सबसे आखिरी कौन सा है बेटा? लाइगेजेज। नाम का काम यह है कि जोड़ना है। अगर दो कंपाउंड जोड़ना है तो फिर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो लिंकिंग टू कंपाउंड टुगेदर, कैटालाइज लिंकिंग टू कंपाउंड टुगेदर बाय बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी में लिखे वही याद रखेंगे। बताएं कौन कौन से हैं? कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर और कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस ऑक्सीजन। और कोई है? यहां ETC लिखा है, इसका अंदर कुछ और संभावना है यहां। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा हाइड्रोलिसिस करो, कह रहा ग्रुप रिमूव करो बिना हाइड्रोलिसिस के। तो ग्रुप रिमूव करो, हाइड्रोलिसिस भी नहीं करना है। इसका मतलब बांध दिया है कि आप इतने सारे बांड छोड़ के बाकी चाहे जो तोड़ लो। खोल लो, इसको पढ़ लेते हैं लाइनें। क्लासिफिकेशन और नामनक्लेचर। कह रहा हजारों एंजाइम खोजे गए, आइसोलेट किए गए,
मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन, ये देखो यहाँ लिखा है इस आधार पर, तो टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एंजाइम को कितने क्लास में, 6 क्लास में बांटेगा, और किसी एक क्लास में 4 से 13 सब क्लास, और इनके नाम में कितने डिजिट, कितने 4 डिजिट नंबर। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, रिड्यूस वाले को ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीडाइज वाले को रिड्यूस किया। दूसरा ट्रांसफरेज, ग्रुप को ट्रांसफर किया अदर देन हाइड्रोजन, ये पॉइंट लिखे थे नहीं लिखे थे, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप को ट्रांसफर करता है। बिटवीन सबस्ट्रेट, जैसे एक ग्रुप सबस्ट्रेट के साथ था उसको इसके साथ पहुंचा दिया। तीसरा हाइड्रोलेज, तोड़ देगा बांड, अब ईस्टर तोड़ो, ईथर तोड़ो, पेप्टाइड तोड़ो, ग्लाइकोसिडिक तोड़ो, कार्बन कार्बन तोड़ो, कार्बन हाइड्राइड तोड़ो, फास्फोरस नाइट्रोजन तोड़ो, फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है, ऑलरेडी सब कर दिया है। फिर क्या है लाइएज, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन, ये सबसे काम की बात है। हाइड्रोलिसिस ना करो ग्रुप हटा दो, हाइड्रोलिसिस ना करने का मतलब ऐसा कोई बांड नहीं तोड़ सकते हो, तो अंततः फिर मिलेगा क्या, डबल बांड मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और आइसोमेरेज, सभी एंजाइम जो इंटर कन्वर्जन करें ऑप्टिकल या जियोमेट्रिकल या पोजिशनल, और लाइगेज का मतलब लिंक करो दोनों कंपाउंड, तो नए बांड बनाना पड़ेगा। अब बांड चाहे ये बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे जो बना लो, उससे कोई मतलब नहीं। आखिरी हेडिंग को फैक्टर, को का मतलब होता है साथी, फैक्टर का मतलब होता है एंजाइम। ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी एंजाइम की मदद करे और उसका काम बढ़वाए, तो उसका नाम क्या कहोगे भाई? अभी पीछे पढ़ के आए इनहिबिटर, वो ऐसा साथी है जो काम नहीं होने दे रहा और ये काम कराएगा। तो अगर कोई काम करवाएगा तो अच्छी बात है, वो कोफैक्टर कहलाएगा। क्या होता देखते हैं। तो अभी कुछ लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। कोफैक्टर, जरा देख लो इधर बेटा। देखिए, 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होते हैं सिंपल एंजाइम, ऐसा कोई भी एंजाइम, लिखो नहीं बेटा, अभी सुन लो, ऐसा कोई भी एंजाइम जिसको बनने में सिर्फ प्रोटीन ही पाई जाए, प्रोटीन पार्ट हो, उसके साथ कुछ जुड़ा ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल एंजाइम। तो ये क्या है? तो कहोगे एंजाइम विद ओनली क्या? तो कहोगे प्रोटीन पार्ट। अगर सिर्फ प्रोटीन पार्ट है तो उसका नाम हमको क्या रखना पड़ेगा? सिंपल एंजाइम। लेकिन दूसरा एक और होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये कौन से होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन अगर प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ जाए, तो अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ेगा तो जो नेट एंजाइम बनेगा उसका नाम क्या होगा? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो ये क्या होगा? तो कहोगे एंजाइम विद प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। इसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है, ऐसा जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट हो, उसमें प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसी को कहते हैं कोफैक्टर। फिर सवाल आता है कि फिर कोफैक्टर करता क्या है? तो ये जो कोफैक्टर है वो एपो एंजाइम से जुड़ जाता है। कोफैक्टर
जब एपो एंजाइम से जुड़ जाता है तो जो एंजाइम बनता है उसको होलो एंजाइम कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। लिखो ना बेटा, लिख लेना, भी लिखने टाइम देंगे। जैसे आपने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सुना है, जब वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है तो उसके साथ कभी सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, कभी रो फैक्टर जुड़ता है। तो जब सिग्मा जुड़ जाता है तो वो इनिशिएशन करा देता है, और जब रो जुड़ जाता है तो टर्मिनेशन हो जाता है। कहने का मतलब है कि एंजाइम तो वही आरएनए पॉलीमरेज ही है, कभी वही शुरू करवाता है और कभी वही बंद कराता है। क्यों? उसके साथ कुछ जुड़ जाता है। तो जब जुड़ जाता है तो इन जनरल एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो को फैक्टर हैं वो क्या करते हैं? तो कहोगे बाइंड करेंगे। किससे? एंजाइम से। और इसका रिजल्ट क्या होगा? कैटालिटिकली एक्टिव कर देंगे। किसको? एंजाइम को। तो एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव कर देते हैं। तो इसका पलट दिया गया है कि मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम के साथ कोफैक्टर जुड़ा था और आप कोफैक्टर को रिमूव कर दो। तो अगर कोफैक्टर रिमूव कर दोगे तो तुरंत एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि कोफैक्टर बड़ा क्रूशियल रोल अदा करते हैं। किसमें? एंजाइम की एक्टिविटी में। तो ये बाइंड टू एंजाइम कैटालिटिकली करेगा। कोफैक्टर क्या करेगा? तो प्ले क्रूशियल रोल इन एंजाइम एक्टिविटी। अगर कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाए, इफ कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाए, कहां से? एंजाइम से, तो रिजल्ट बताओ क्या होगा? तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। एक बात। दूसरा, कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक कोफैक्टर का नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दूसरे कोफैक्टर का नाम को एंजाइम है, और दूसरे कोफैक्टर का नाम मेटल आयन है। अब लिखो, चलिए पहली हेडिंग, प्रोस्थेटिक ग्रुप। केवल 4 क्वेश्चन, ध्यान से सुने। पहला, प्रोस्थेटिक ग्रुप काम करता है एज ए कोफैक्टर, बात खत्म। दूसरा, प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन का बना होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन का बना होता है। अभी पिछले बताए हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट ही तो होगा, इसका मतलब प्रोटीन का नहीं बना होता है, तो नॉन प्रोटीनेशियस होता है। दूसरा, तो जब प्रोटीन का बना नहीं होता तो बना किसका होता है? तो चाहे जाहे का बना लो, बस प्रोटीन का ना बनाना, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना। तीसरा सवाल क्लियर हो गए। चौथा सवाल, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम से जुड़ेगा, टेम्परेरी की परमानेंट? तो कहोगे परमानेंट जुड़ा रहता है। टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, इतना टाइट बाउंड हो जाता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसका हिस्सा हो जाता है। आखिरी सवाल, इसका एग्जाम्पल? तो कहोगे इसका एग्जाम्पल है हीम। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है किस एंजाइम के लिए? 2 एंजाइम, एक का नाम परऑक्सीडेज और दूसरे का नाम कैटालेज। परऑक्सीडेज नाम अगर है तो काम क्या करता होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देता है, किसमें? वाटर और ऑक्सीजन। खत्म। इतने क्वेश्चन है, लिखो। पहला सवाल, किसका काम करता है?
एक्ट एज कोफैक्टर, दूसरा नॉट प्रोटीनेसियस, ये प्रोटीन का नहीं होता है, होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है? टाइटली बाउंड टू, किससे? एपो एंजाइम। अब टाइटली बाउंड हो जाएगा, फिर आएगा एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है हीम। हीम क्या है? तो कहोगे एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर एंजाइम। बस नाम बताओ। तो दो एंजाइम, एक है पर ऑक्सीडेज और एक है कैटालेज। ये जो पर ऑक्सीडेज है करता क्या है? फॉर हाइड्रोलिसिस या ब्रेकडाउन ऑफ किसका बेटा? H2O2 इंटू किसमें? वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम बिकम पार्ट ऑफ एक्टिव साइट। ऐसे समझ में आएगा, जैसे मान लेते ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, तो ये हीम जुड़ गया। तो देखो हीम भी एक्टिव साइट का क्या हो गया? पार्ट हो गया। बनाओ। अगली हेडिंग कौन सी है? ये क्लियर? अगली हेडिंग है, ये हीम वाला क्वेश्चन इसी बार आया है। दूसरा है को एंजाइम। 4 क्वेश्चन। पहला सवाल, को एंजाइम को फैक्टर की तरीके से काम करते हैं, मतलब एंजाइम को कैटेगोरिकली एक्टिव कराते होंगे। को एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होंगे, इस तो बने किसके होंगे? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। लेकिन फर्क है, को एंजाइम जब एपो एंजाइम से जुड़ते हैं तो टेम्परेरी जुड़ते हैं, मतलब जब एंजाइम को काम करना था तब जुड़े, काम हो गया, फिर पहचानते नहीं है, एंजाइम अलग को एंजाइम अलग। तो एट द टाइम ऑफ कैटालिसिस तभी जुड़ेगा, बाकी नहीं जुड़ेगा। फिर सवाल है कि एग्जाम्पल बताएं। तो एग्जाम्पल आपको पहले से पता, कल एक क्वेश्चन पूछे थे। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए को एंजाइम का काम कौन करता है? कौन करता है? तो NAD प्लस एंड को एंजाइम A। तो अगर को एंजाइम के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए तो बहुत एग्जाम्पल आप बताओगे, जैसे को एंजाइम A भी एक को एंजाइम है, NAD प्लस भी एक एंजाइम है, को एंजाइम है, तो NADP भी तो हो जाएगा को एंजाइम, तो FMN भी हो जाएगा और FAD भी हो जाएगा। तो को एंजाइम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये आखिरी सवाल, किसी भी को एंजाइम को बनाने के लिए क्या चाहिए? तो को एंजाइम को बनाने के लिए विटामिन चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, विटामिन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम। कौन सा विटामिन? मतलब ऐसे आंसर देते हो, कौन सा एंजाइम, तो तुम पहले पूछो कौन से को एंजाइम का पूछ रहे हो। हम पूछ रहे हैं FMN का, बताओ कौन सा एंजाइम को विटामिन।
ऐसे आंसर देते रहो गलत होता रहेगा। तुम रटे पड़े हो। नियासिन, नियासिन विटामिन किस को एंजाइम के लिए जरूरी है? तो NAD और NADP के लिए, और हम पूछ रहे हैं एफएमएन के लिए। अब बताओ, इसका मतलब नियासिन तो नहीं सही होगा, बदल जाएगा ना आंसर। तो आंसर ऐसे ना दिया करो, सोच समझ के आंसर दो। फिर से सुनते हैं, को एंजाइम बनने के लिए क्या चाहिए? विटामिन। कौन सी विटामिन? तो कहोगे कौन सा को एंजाइम? अब आप बोलते हैं NAD और NADP बनने के लिए नियासिन मतलब विटामिन B3 चाहिए, लेकिन FAD और FMN अगर बनना है तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 चाहिए। अब लिखो, कोएंजाइम क्या है? तो कहोगे ये काम करते हैं, एक्ट एज कोफैक्टर। ये भी क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। ये हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बस खास बात यह है कि ये बाइंड करेंगे टू एंजाइम या एपो एंजाइम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? ट्रांजिएंटली, परमानेंट नहीं बाइंड करेंगे। और कब बाइंड करेंगे? ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस, मतलब जब एंजाइम काम कर रहा होगा तभी बाइंड करेंगे, वरना अलग हो जाएंगे। आएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है NAD प्लस, NADP प्लस, FAD। ये बताओ इन सब के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? तो इन सब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आर विटामिन। अब सवाल है कि इन दोनों के लिए कौन सी विटामिन चाहिए और इन दोनों के लिए कौन सी विटामिन चाहिए? तो कहोगे विटामिन, इसका कंपोनेंट क्या है और इसका कंपोनेंट क्या है? तो इसका कंपोनेंट है नियासिन और इसका कंपोनेंट है राइबोफ्लेविन। नियासिन का मतलब विटामिन B3 और राइबोफ्लेविन का मतलब विटामिन B2। ये बताओ कौन सा एंजाइम है जो NAD को एंजाइम के तरीके से मांग रहा है? तो कली वाला सवाल, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिक्वायर NAD एज ए कोएंजाइम। एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर NAD प्लस एज क्या? कोएंजाइम। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, अगर एंजाइम में कोएंजाइम जोड़ दें तो क्या बनेगा? है? तो बनेगा होलो एंजाइम। ये आया हुआ सवाल है।
मेटल आयन, मेटल आयन एक्ट एज क्या, कोफैक्टर। ये बताओ कि मेटल आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से कोफैक्टर हैं जो ऑर्गेनिक हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक, को एंजाइम ऑर्गेनिक। कौन ऑर्गेनिक नहीं है? यही है। तो ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। एक और बात, ये क्या बनाएगा? तो कहोगे बाइंड टू एंजाइम, और ये सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर जाता है। कैसे? तो ये बनाता है को ऑर्डिनेट, कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू साइड चेन, लिखते चलें, ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। आखिरी ये बना लेता है एक या ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू, किससे? इसका मतलब ध्यान से सुनो, ऐसा कौन सा कोफैक्टर है जो एंजाइम, देखो कोफैक्टर को एंजाइम से तो जुड़ना है, लेकिन वो सबस्ट्रेट से भी जुड़ रहा है। कौन? मेटल आयन। देखो ये सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है। एग्जाम्पल, जिंक act as cofactor for proteolytic एंजाइम। नाम क्या है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। चलो एनसीईआरटी खोलो भैया। एंजाइम अक्सर बने होते एक या एक से ज्यादा, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि क्या आ जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, नाम उसका कोफैक्टर। ये किससे बाउंड कर जाएगा? एंजाइम से, और एंजाइम को क्या करेगा? कैटालिटिकली एक्टिव। ऐसा कोई भी केस जिसमें ये होता हो, उसमें प्रोटीन वाले पार्ट का नाम क्या कहोगे? एपो एंजाइम। और जो कोफैक्टर है वो तीन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर। किस फॉर्म में? तो देखो फॉर्म, टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। एग्जाम्पल देखो, तो परऑक्सीडेज और कैटालेज, ये ब्रैकेट में कर दो, इतना ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये ब्रैकेट में कर दो, फॉर परऑक्सीडेज एंड कैटालेज। अब इनके काम को ब्रैकेट में कर दिया। इन दोनों के लिए हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। और हीम पार्ट हो जाता किसका? एक्टिव साइट। कोएंजाइम भी क्या है? ऑर्गेनिक है, लेकिन इनका एसोसिएशन जब एपो एंजाइम से है, कैसा? ट्रांजिएंट। कब? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस। बहुत सारे कोएंजाइम हैं जो किसका काम करते हैं? कोफैक्टर का काम करते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम आर, तो कहोगे विटामिन। जैसे एक कोएंजाइम कौन सा है? एनएडी, फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड
और एक है NADP। इसके लिए कौन सी विटामिन चाहिए? नियासिन। लेकिन FAD भी तो है, FMN भी तो है। नंबर ऑफ एंजाइम को क्या चाहिए? मेटल आयन। ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। और ये क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। किससे बनाएगा? साइड चेन। कहाँ बनाएगा? एक्टिव साइट। और उसी समय एक से या एक ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। किससे? सबस्ट्रेट। जिंक क्या है? कोफैक्टर फॉर द प्रोटोलिटिक एंजाइम। कौन सा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये दो लाइनें मैं यहां पहले बता चुका हूं। कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है कब? जब कोफैक्टर को रिमूव कर लेते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि कोफैक्टर का बड़ा क्रूशियल रोल है किसमें? कैटालिटिक एक्टिविटी। बस चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चन बुकलेट आपके पास है, लगा डालिएगा। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। और अभी